मंडल नूरपुर अध्यक्ष जतेंद्र सिंह पठानिया ने गन्नौर में प्रेस वार्ता की। पठानिया ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। मंडल अध्यक्ष जतेंद्र सिंह पठानिया ने बताया कि ब्लॉक समिति नूरपुर के कई वर्षों से किराए के रूम भी एकत्रित लगभग 50 लाख रुपए से बिना पंचायत समिति के सदस्यों के जानकारी के हारे हुए कांग्रेसी नेता ने सरकार का डर दिखाकर लगभग 11 लाख रुपए निकलवाए और कुछ और पैसे इकट्ठे करके आपदा राहत कोष में देकर अपनी फोटो खिंचवाई। जबकि अगर ऐसे पैसे देने थे तो ब्लॉक समिति के सदस्यों को इकट्ठा करके उनके द्वारा चेक दिलवाना चाहिए था। ना जाने ये लोग कब तक ओछी राजनीति करेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात मंडला अध्यक्ष कह रहे हैं और ये आरोप उन्हीं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ब्लॉक समिति सदस्य नूरपुर के कुछ एक सज्जन मिले। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक समिति का किराए के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा लगभग 50 लाख के करीब पड़ा हुआ है और उस पैसे में से हमारे कांग्रेस के एक नेता ने अपनी सरकार का दबदबा बनाते हुए 11 लाख के करीब पैसा निकलवा लिया और उसे आपदा राहत कोष में देने के लिए भेज दिया और खुद जा कर के उसका श्रेय लूटते हुए फोटोग्राफ्स करवाई। और इस बात का ब्लॉक समिति सदस्यों को बिल्कुल भी पता नहीं। उन्होंने मेरे साथ ये खेद जताया कि पैसा ब्लॉक समिति सदस्यों का और उसका वाहवाही लूट रहे हैं। अगर पैसा राहत कोष में देना था तो हमें बोलते, हम देते, हमारे से सलाह करते, लेकिन अंदर खाते पैसे निकाल करके ऐसा उन्होंने काम किया। और दूसरी बात, और सोशल मीडिया के ऊपर कांग्रेस के कुछ एक सज्जनों ने जो नोटिंग डाली उसमें लिखा हुआ था ब्लॉक कांग्रेस समिति, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्लॉक कांग्रेस पैसा देती तो कुछ बात और थी, पैसा ब्लॉक समिति का और लिख रहे हैं ब्लॉक कांग्रेस समिति। ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे बचकानी हरकतें इतने बड़ी एक परिवार के सदस्य जिन्होंने राजनीति की है उनको शोभा नहीं देता। कांगड़ा हवाई अड्डे पर आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट के डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि शीघ्र ही हवाई अड्डा अन्य दूसरे हवाई अड्डों से जुड़ेगा, जिसमें से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा अमृतसर, कुल्लू और देहरादून से भी कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए विमानों का परिचालन शुरू होगा। हवाई अड्डे के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि इस हवाई सेवा शुरू होने से लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग से कुल्लू और अमृतसर के लिए 5 से 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन हवाई अड्डा सेवा शुरू होने से ये सफर 30 से 40 मिनट में तय हो जाएगा, जिसकी वजह से उद्यमियों को भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। नई फ्लाइट्स के लिए हमेशा ही कांगड़ा एयरपोर्ट पे स्कोप है और उसके लिए भी हम सभी लोग मिलकर प्रयास भी कर रहे हैं। और अभी हम लोग एक फ़्लाइट के लिए जो सबसे ज़्यादा हमारा प्रयास है कि एक अमृतसर से कुल्लू जो फ़्लाइट जा रही है उसे बाया धर्मशाला करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कुल्लू और अमृतसर दोनों ही धर्मशाला अपने कांगड़ा और धर्मशाला से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये प्रयास है। और दूसरा एक देहरादून का जो है ऑलरेडी इंडिगो ने प्रपोजल दिया हुआ है और हो सकता है कि वो समर शेड्यूल में, नेक्स्ट समर शेड्यूल में वो चालू हो जाए। बिल्कुल इन फ़्लाइटों का बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अमृतसर और कुल्लू दोनों के लिए बहुत पैसेंजर्स हैं जो अभी बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं और लगभग 5-6 घंटे की जर्नी को अगर आधा घंटा या 40 मिनट की जर्नी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और नॉट ओनली कि पैसेंजर्स टूरिस्ट के लिए, बल्कि यहाँ से जो उद्यमी या जो भी और लोग हैं जो अमृतसर ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा होगा। हमीरपुर नगर में विलुप्त होते प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए अब नगर परिषद हमीरपुर विशेष कदम उठाने जा रही है। हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 में गंदा नौड़ का क्षेत्र, यहाँ पर सदियों पहले स्थापित नौड़ जो कि एक प्राकृतिक जल स्रोत के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले लगभग 1 दशक से हमीरपुर का ये ऐतिहासिक नौड़ अस्तित्व के लिए जूझ रहा है।
जिसनौर के नाम से हमीरपुर नगर का एक क्षेत्र जाना जाता है, पूर्व में नगर परिषद की ही गलती के कारण आज ये अपना अस्तित्व खो चुका है। नगर परिषद क्षेत्र के जागरूक लोगों की मांग पर नगर परिषद हमीरपुर इस तरह के सभी स्रोतों के अस्तित्व को बचाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इस संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण संगठन के मुख्य संरक्षक सुशील शर्मा ने कहा कि प्राकृतिक स्रोतों, विशेषकर जिनका ऐतिहासिक महत्व हो, को सहेज कर रखना नितांत आवश्यक है। उन्होंने गंदा नौन के विलुप्त हुए ढांचे पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि नगर परिषद को इस संदर्भ में समय रहते कदम उठाना चाहिए था। देखिए, हमीरपुर का जो गंदा नौन क्षेत्र है वो हीरानगर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वार्ड नंबर 1 का। और बहुत ही दुखद बात है कि यहाँ पे जो एक बहुत पुराना प्राकृतिक स्रोत है जिसके नाम से ही गंदा नौन क्षेत्र जाना जाता है, वो कहीं विलुप्त हो गया है। उसके ऊपर नगर परिषद हमीरपुर ने एक लापरवाही के चलते एक बहुत बड़ा जो है भवन तैयार किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत हैं और इनके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी जो है सरकार की और नगर परिषद की थी, लेकिन नगर परिषद से ये लापरवाही हो चुकी है। और मैं मांग करता हूं नगर परिषद से कि जितना जल्दी हो सके इस विलुप्त ढांचे को एक बार पुनः पुनर्जीवित किया जाए। दूसरी ओर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि हमीरपुर के गंदा नौन सहित सभी प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए नगर परिषद एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। उन्होंने कहा कि गंदा नौन का मामला उनके ध्यान में है और इसको विलुप्त हो रहे स्वरूप को भी बचाया जाएगा। जैसा कि आपने अभी मेरे ध्यानार्थ लाया कि जो गंदा नौन था वो बाकी ही गंदा नौन के नाम से जो वो एरिया था वो जाना जाता था। जैसे अभी ध्यान में आया है कि वहाँ पर जो है उसका स्थिति जो है ठीक नहीं है, तो नगर परिषद शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो गंदा नौन को जो है विकसित करेगी, उसको रेजुविनेट करेगी, उसकी कंप्लीट रेनोवेशन करेगी, ताकि वो ये जो हमारी धरोहर है वो अच्छी बनी रहे। इसके अतिरिक्त शहर में जितने भी हमारे जो बावड़ियाँ कुएँ हैं, नगर परिषद उनकी भी रेनोवेशन जो है शीघ्र अतिशीघ्र करेगी, ताकि जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे मेन मुख्यतः रहते थे पीने के पानी के, वो पुरानी जो परंपरा है वो नगर परिषद के क्षेत्र में भी बनी रहे। जिले के मुख्यालय नाहन निवासी 23 वर्षीय अनिकेता चौहान ने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर का मुकाम हासिल किया। पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करने के बाद अनिकेता बेहद उत्साहित है और अनिकेता ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया। नाहन में मीडिया से रूबरू हुई अनिकेता चौहान ने बताया कि आज वो अगर इस मुकाम पर पहुंची है तो वो सिर्फ अपने माता पिता की वजह से। वह अपनी इस उपलब्धि के लिए माता पिता को श्रेय देती है। उन्होंने कहा कि 8 से 10 घंटे रोजाना पढ़ाई करती थी और अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए लगातार आगे बढ़ती रही और कई चुनौतियां उसके सामने आई, लेकिन कभी भी उन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया और डटकर उसका सामना किया। अनिकेता ने बताया कि नाहन से उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा के प्रथम चरण में देश भर से करीब 1 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से लगभग 20,000 का चयन हुआ। अंतिम चरण में परीक्षा में केवल 4,000 ही सफल हुए। परीक्षा में अनिकेता ने 1800वां रैंक हासिल किया। सबसे पहले तो मैं उसका श्रेय अपने माँ बाप को ही दूंगी। मैं उन दोनों की वजह से ही आज यहाँ तक आ पाई हूँ। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास रखा, मेरा हर जगह साथ दिया, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक आई हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो एवियन स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग करी है माता पद्मावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग नाहन से ही। उसके बाद जैसे ही मेरे एग्जाम हुए थे, मैं साथ ही एकॉन चली गई थी। एकॉन इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग ली है 6 महीने की देहरादून से। वहां से कोचिंग लेने के बाद मैंने 2-3 महीने मैं वापस आ गई थी अपने घर। फिर मैंने अपनी बाकी की जो पढ़ाई है वो यहीं पर ही करी थी। उसके बाद मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जो एम्स नौशहर का एग्जाम मैंने दिया है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरी अभी कल सिलेक्शन हुई है और इसमें मेरी 1800 के अंदर जो है वो रैंक आई है। इसमें एक्चुअली 2 एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। तो जो पहले प्री हुआ था उसमें 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 20,000 बच्चे थे वही क्वालिफाई हो पाए थे। उसमें मेरे 98% मार्क्स थे। उसके बाद अभी ये मेंस हुआ है, इसमें मेरी 1800 रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें मेरे से सिलेक्शन हुई है। और जब मैं अपने कोचिंग ले रही थी उस टाइम मैं कोचिंग के साथ 7-8 घंटे की स्टडी मेरी डेली हुआ करती थी कोचिंग के अलावा। उसके बाद जब मैं अपने घर आ गई थी, मतलब घर पे इतनी पढ़ाई होती नहीं है, पर फिर भी मतलब मैं मिनिमम 8-10 घंटे डेली निकालती ही थी। चलिए बात कर लेते हैं मंडी की, जहां पर इन दिनों लोक निर्माण विभाग द्वारा एएमपी के तहत टायरिंग की जा रही है और टायरिंग करने के बाद जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग सड़कों पर थी
उसका अब नामो निशान मिट चुका है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जल्द से जल्द लगाई जाए ताकि लोगों को इस दिक्कत से जूझना ना पड़े। इन दिनों मंडी शहर की सड़कों पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा एएमपी के तहत टायरिंग का कार्य किया जा रहा है ताकि सड़कों का सही तरीके से रखरखाव हो सके और आम लोगों व वाहन चालकों को सड़कों पर खड्डों का सामना न करना पड़े। वहीं सिटीजन काउंसिल मंडी के अध्यक्ष ओपी कपूर का कहना है कि मंडी शहर में सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क क्रॉस करते समय लोगों को यह डर लगा रहता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। उन्होंने कहा कि मंडी शहर की सड़कों पर टायरिंग का कार्य हो रहा है, लेकिन सड़कों पर अभी जेब्रा क्रॉसिंग का कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते पैदल चलने वाले लोगों को सड़क क्रॉस करते समय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन और विभाग से मांग की कि मंडी शहर के मुख्य चिन्हित स्थानों पर, स्कूलों के नजदीक, अस्पताल के पास जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था की जाए ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। मंडी शहर में पेडिस्ट्रियन के बुरे हाल हैं। जो भी पैदल चलता है उसको जगह जगह पर दिक्कतें पेश आती हैं, और अगर रोड क्रॉस करनी हो तो उसमें उनको ऐसा लगता है जैसे अब हमें चोट आएगी, अब हमें चोट आएगी। आजकल टायरिंग का काम चला हुआ है तो उसमें जेब्रा क्रॉसिंग का अभी तक लगता है कोई प्रावधान नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रशासन या पीडब्ल्यूडी जो ये काम करवा रहे हैं वो ऐसे स्थलों पर जहां कंजेशन है और जहां तिराहे चौराहे हैं और साथ में स्कूल आदि हैं, मॉल्स हैं, उन जगहों पर, हॉस्पिटल में जैसे, उन जगहों पर सब जगह ऐसी क्रॉसिंग लगाई जाए ताकि जो पैदल चलने वाले हैं उनको सुविधा हो। खासकर जो मंडी शहर में बुजुर्गों की संख्या भी बहुत है, बुजुर्गों का तो पैदल चलना बहुत मुश्किल हो गया है। एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए उन्हें पहले कम से कम आजकल 5-7 मिनट तो एक मामूली बात है, क्योंकि गाड़ियों की इतनी भरमार है। मंडी में शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक और जेब्रा क्रॉसिंग दोनों के सामान्य होने में और इनकी मैचिंग होने में बहुत फर्क है। जबकि जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए जरूरी है कि शहर में या कहीं भी ह्यूमन लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ गाड़ियों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है लेकिन ह्यूमन लाइफ की नहीं है। ह्यूमन लाइफ को कोई महत्व नहीं दे रहा है। जेब्रा क्रॉसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कदम है जो कि शहर में नहीं हो रहा है। तो शहर के और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी जो भी संबंधित अथॉरिटी है सबसे प्रार्थना है कि वो इसको पब्लिक को भी एजुकेट करें। ट्रैफिक रूल में ऐसा है कि सबकी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है पैदल चलने वालों की, उसके बाद में आती हैं गाड़ियाँ। लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ रोड क्रॉस करनी हो तो गाड़ियाँ जो रुकती नहीं है और पेडेस्ट्रियन जो है अपना रुका हुआ है। तो ऐसा है कि इसको सुदृढ़ बनाना चाहिए प्रशासन को भी, और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनको यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग लगानी चाहिए। जहाँ स्कूल में, हॉस्पिटल में या कहीं कंजेस्टेड एरिया है उसमें ये जेब्रा क्रॉसिंग तो बहुत ज़रूरी है। खासकर आजकल तो मंडी शहर में इतने बुजुर्ग लोग हैं उनको बड़ी मुश्किल आती है। पहले यहाँ 5 साल पहले यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हुआ करती थी, उसके बाद टायरिंग हो गई, वो सब फीके हो गए, अब तो मिट भी गए। तो अभी जेब्रा क्रॉसिंग कहीं नहीं है, और जो गाड़ियाँ वाले हैं वो कहीं देखते नहीं है भी कोई क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई बूढ़ा है कोई जवान है कोई। नंबर 1 तो ये अपने चौटा बाजार के सराउंडिंग में सुबह सवेरे सारे लोग, कोई कोर्ट को भाग रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस को भाग रहा है, कोई भूतनाथ गली में भाग रहा है। तो लोगों की सुविधाओं के लिए ये सारे एरिया जो है चिन्हित करने चाहिए। यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग जरूर बननी चाहिए क्योंकि सुबह सवेरे सभी को भाग दौड़ होती है और सब अपने अपनी मंजिलों को जा रहे होते हैं। नंबर 1 और नंबर 2, छोटे बच्चों के स्कूल, बड़े बच्चों के स्कूल जहाँ जहाँ भी हैं, स्कूल के आसपास दोनों तरफ को, गेट के दोनों तरफ को जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए ताकि गाड़ियाँ वहाँ बिल्कुल स्लो मोड में चलें
ताकि बच्चे कहीं इंजर्ड ना हो जाएं। और ये मंडी में सभी सड़कों पर स्कूल विराजमान हैं और वहाँ पे ये ज़रूरी होना चाहिए। जहाँ से गलियाँ शुरू होती हैं और गाड़ियों से लोग उतरते हैं वहाँ पे भी जेब्रा क्रॉसिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोई मरीज उतर रहा है, गली में कोई हॉस्पिटल है, कोई कुछ दिखाने जा रहा है, तो वहाँ भी उनको ये राहत मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल के पास अति आवश्यक है कि गेट के पास कोई गाड़ी ना रुके और जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पे दी जाए और गाड़ियों का स्थान जो है आगे या पीछे गेट के किया जाए। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। शुक्रवार को समर्थ अभियान के तहत मंडी जिला प्रशासन के द्वारा विजय सीनियर सेकेंडरी और कन्या पाठशाला मंडी में भूकंप, प्राकृतिक आपदा, मैन मेड डिजास्टर आगजनी की घटनाओं पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चों ने जागरूक होकर ये सारी गतिविधियां भी देखी। एक्सटर्नेशन का उपयोग करना चाहिए। इस तरह की अगर आपदा आती है, चाहे वो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो या फिर मैन मेड हो, उसमें हम कैसे बचें, उसके लिए मॉक ड्रिल किया गया। आज जो सबसे पहला मॉक ड्रिल किया गया वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में किया गया, जो कि 10 बजे स्टार्ट हो गया था आज। और उसमें हमने देखा कि अर्थक्वेक में कैसे जो है अगर भूकंप आ जाए तो और झटके जब महसूस हो तो किस तरह से फिर जो है खुले आसमान के नीचे एक खुले मैदान में कैसे एकत्रित होना है। फिर उसके बाद अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है गलती से भी तो उनको कैसे रेस्क्यू किया गया, फर्स्ट एड वगैरह और मेडिकल की सुविधा कैसे दी जाती है उसके बारे में उन बच्चों को बताया गया। साथ ही SDRF की टीम हमारी आई थी जिन्होंने ये डेमो करके दिखाया कि अगर कोई भी मलबे के नीचे दबा है या फिर किसी वजह से फंसा हुआ है जिसका कि रास्ता निकलना बंद हो गया है तो उनको हम कैसे वहाँ से रेस्क्यू करके उनको हम बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें करी। अब जो है दूसरा जो मॉक ड्रिल है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में हो रहा है, जहाँ पे हमने फायर के बारे में बताया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर डिजास्टर होते हैं और हर टाइप के फायर के लिए किस टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, उनको बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का यूज़ करते हैं, कैसे जो है हम डायल करके पुलिस को और फायर डिपार्टमेंट को तुरंत से तुरंत जो है सूचना दे सकते हैं, और अर्थक्वेक आने पे या डिजास्टर कोई लैंडस्लाइड होने पे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे असेंबल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी दी गई है। ये नेक्स्ट जनरेशन है हमारे, आज ये सीखेंगे, घर में जाके और लोगों को बताएंगे और हमारा जो है राज्य जो है और सुरक्षित और सशक्त बनेगा। अर्थक्वेक का डैम हो जाना था, इसमें जो बच्चे फंसे हुए अंदर उनको भी निकाला गया बाहर, जो जख्मी थे उनको भी बाहर स्थितियों द्वारा निकाला गया। हमारी टीम द्वारा अच्छा कार्य किया गया। भूकंप आ जाता है तो अपने आप कहीं नीचे ठोस जगह में, जैसे टेबल हो गया, चारपाई से नीचे हो गया या कुर्सी के नीचे छुप जाए, पक्का ठोस चीज़ को पकड़कर शोर न बचाए, स्थिति को देखते हुए अपनी सेफ्टी करें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और SSP न्यूज़ 24/7 चैनल के नाम से हमारा जो पेज है उसे आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।